नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आदिश्री एकेडमी पर मैं विमला आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमारी व्याकरण की सीरीज चल रही है जिसमें हमारे व्याकरण के 6 भाग पूरे हो चुके हैं। आज यह हमारा 7वां सत्र है जिसमें हम काल एवं वाच्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के चर्चा के बिंदु रहेंगे काल, काल के भेद, वाच्य की परिभाषा और वाच्य के भेद। बात करते हैं काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो उसे काल कहते हैं। दोस्तों ध्यान से सुने, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिया के क्या है, कार्य होने का बोध हो रहा है। इसमें क्या है, राम पढ़ता है तो क्या है, पढ़ने का कार्य जो हो रहा है पूर्ण हो रहा है। यह क्या है, वर्तमान काल। राम पढ़ता था भूतकाल, राम पढ़ेगा भविष्यत काल। अब बात करते हैं काल के भेद के बारे में। काल सामान्यतः 3 भागों में विभक्त है। जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल है, और जो समय बीत गया है वह भूतकाल है, और जो आने वाला समय है वह क्या है, भविष्यत काल है। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। सर्वप्रथम बात करते हैं सामान्य वर्तमान काल के बारे में। क्रिया व्यापार के आरंभ एवं उसके चल रहे समय में संपन्न होने का बोध कराने वाला काल, जिसमें ता, ते, ती, हूँ, है, हो लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहलाते हैं। क्या कहा गया है, क्रिया व्यापार के आरंभ होना और उसके चल रहे समय या संपन्न होने का जो बोध कराने वाले काल हैं, जिसमें ता, ते, ती, हूँ, है, हो आते हैं, वो क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। उदाहरण से समझते हैं। लड़का खेलता है, लड़की खेलती है, लड़के खेलते हैं, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो और वे जाते हैं। अगला है तात्कालिक वर्तमान काल। जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की निरंतरता वर्तमान समय में मालूम हो, कुछ व्याकरण इसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल अर्थात इसमें क्या है, इसमें क्रिया से क्या होता है, कार्य के जो होने का है वो या तो निरंतर है या वर्तमान समय में कार्य क्या है, निरंतर चल रहा है, यह इसमें यह मालूम होता है। कुछ व्याकरण इसे अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। इसमें क्या शब्द आते हैं हमें ध्यान देना है, रहा है, रही है, रहे हैं और रही हूँ। जैसे उदाहरण से समझते हैं। रंजन दिल्ली जा रहा है, सीता गाना गा रही है, वे खेल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यह तात्कालिक वर्तमान काल है। ये इसमें क्या है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है, निरंतर कार्य चल रहा है। तात्कालिक वर्तमान काल में बैठना, खड़ा होना, टंगना, लटकना, पहनना, लदना, बिखरना, अड़ना, रेंगना आदि क्रियाएं गत्यात्मक के समय कर्ता के द्वारा संपन्न किए जा रहे कार्य को अभिव्यक्त करती हैं। तब इनका रूप भूतकालिक कृदंत रहता है और उसमें है, हो, हूँ आदि कोई सहायक क्रिया जुड़ जाती है। जैसे अनाज बिखर गया है, श्याम अपने काम में लगा है, उदीयमान बैठा है। तात्कालिक वर्तमान काल बोध कराता है किसका, निरंतर चल रहे कार्य व्यापार का, किसी समय विशेष में चल रहे कार्य व्यापार का। ठीक है, तो तात्कालिक वर्तमान काल किसका बोध कराता है, तो निरंतर चल रहे कार्य का बोध कराता है। निकट या निश्चित भविष्य में होने वाले कार्य व्यापार का बोध भी तात्कालिक वर्तमान काल बोध कराता है। जैसे मैं सोमवार को जयपुर जा रही हूँ। और अगला क्या है, कार्य व्यापार की दीर्घकालिक निरंतरता का बोध इसमें होता है, वह हमेशा झूठ बोलता रहा है। अब बात करते हैं पूर्ण वर्तमान काल के बारे में। जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की पूर्णता का बोध होता है वह वर्तमान काल है। इसमें क्या है, तो कार्य के होने, पूर्ण होने का बोध यहाँ पे होता है। जैसे वस्त्र भेजे गए हैं,
राधा आई है, यहाँ पे क्या है, भेजे गए हैं, कार्य क्या हो गया है, वस्त्र क्या है, भेज दिए गए हैं, अर्थात कार्य पूरा हो गया है। राधा आई है, राधा क्या है, आ गई है, इसका मतलब यहाँ पे राधा आ गई है तो उसका आना क्या है, पूर्ण हो गया है। अब बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया से कार्य के होने या करने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे रमा सोती होगी, यहाँ पे संदेह है कि वह सोती होगी। राहुल पढ़ता होगा, राजस्थान में ठंड होती होगी, वह खेल रहा होगा। बात करते हैं संभाव्य वर्तमान काल। जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने की संभावना का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे रमा कोचिंग गई हो, संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि रमा कोचिंग गई हो, वह लौटा हो। कुछ व्याकरण संभाव्य वर्तमान काल का उल्लेख नहीं करते, वर्तमान काल के प्रारंभिक 4 भेद ही मानते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु प्रत्येक काल के केवल 3 भेद मानते हैं, सामान्य, पूर्ण और अपूर्ण। भूतकाल, जिस क्रिया से बीते हुए समय में किसी कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या है, किसी कार्य के पूर्ण होने या अपूर्ण होने, बीते हुए समय में जिसका बोध होता है वह क्या है, भूतकाल है। भूतकाल के 6 भेद हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। दोस्तों ध्यान दें, भूतकाल से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान लगाकर पढ़ने की कोशिश करें। बात करते हैं सामान्य भूतकाल के बारे में। जिस क्रिया से कार्य के बीते हुए समय के में प्रारंभ होकर समाप्त होने का बोध, सामान्य भूतकाल अर्थात यहाँ पे क्या है, बीते हुए समय में कार्य के प्रारंभ होकर समाप्त होने का बोध हो रहा है, तो वह क्या है, सामान्य भूतकाल। उदाहरण से समझते हैं, मोहन सोया, राधा गई। आसन्न भूतकाल, जिस क्रिया से निकट भूत में किसी कार्य की समाप्ति का बोध हो, जैसे राम अभी आया है, हुआ तो क्या है, भूतकाल में है, लेकिन क्या है, वह निकट है। राम अभी आया है, वह पड़ा है, पाकिस्तान ने हमला किया है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने आसन्न भूतकाल तथा पूर्ण वर्तमान काल को एक माना है। कालों के नामों में हमने केवल प्रचलित आसन्न भूतकाल के बदले पूर्ण वर्तमान काल नाम रखा है। यह किसका मत है, तो कामता प्रसाद गुरु का। इस काल से भूतकाल में होने वाली क्रिया की पूर्णता वर्तमान काल में सूचित होती है, इसलिए यह पिछला नाम ही अधिक सार्थक जान पड़ता है। किसका मत है ये, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु का मत है। डॉक्टर नामवर सिंह भी आसन्न भूत के साथ कोष्ठक में पूर्ण वर्तमान काल लिखकर पंडित कामता प्रसाद गुरु के मत का समर्थन करते हैं। पूर्ण भूतकाल के बारे में बात करते हैं। जिस क्रिया से भूतकाल में किसी कार्य के समाप्त होने का बोध हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य समाप्त हो गया है भूतकाल में। उसने राम को देखा था, यह क्या है, कार्य क्या है, समाप्त हो गया, उसका देखना क्या है, समाप्त हो गया। कालिदास ने रघुवंशम लिखा था। अब बात करते हैं अपूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया से भूतकाल में कार्य की समाप्ति की अपूर्णता का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। माया सो रही थी, दिव्या नृत्य कर रही थी। माया सो रही थी अर्थात यह पूर्ण नहीं हुआ है। दिव्या नृत्य कर रही थी अर्थात दिव्या ने नृत्य कर लिया है, वह पूरा नहीं हुआ है। अब बात करते हैं संदिग्ध भूतकाल। जिस क्रिया से भूतकाल में कार्य की समाप्ति में संदिग्धता का बोध हो, यहाँ पे क्या है, संदिग्धता का बोध होता है। भूतकाल में कार्य की समाप्ति हुई है या नहीं है, इस पर क्या है, संदिग्ध बना है। उसने वहां बता दिया होगा, वहां वर्षा हो चुकी होगी, आपने कहा होगा। अब बात करते हैं हेतुमद भूतकाल, जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस क्रिया से किसी कार्य के किसी कारणवश भूतकाल में संपन्न न हो सकने का बोध हो, यहाँ पे क्या है, तो कार्य क्या है, किसी कारणवश भूतकाल में संपन्न नहीं हो रही है, इसका बोध होता है, तो वह वहाँ पे क्या है, हेतुमद भूतकाल है। जैसे यदि वह समय पर जाता तो काम हो जाता, यदि वर्षा होती तो ठंड बढ़ जाती। यहाँ पे क्या है, कारण है, समय पर जाता तो
क्या हो जाता, काम हो जाता। मतलब यदि वो समय पर जाता, अगर वह कारण है कि समय पर जाना, तो उसका क्या कार्य संपन्न हो जाता। यदि वर्षा होती तो ठंड बढ़ जाती। अगर वह परिश्रम करता तो उसका चयन हो गया होता। अगला है भविष्यत काल, जिस क्रिया से आने वाले समय में किसी कार्य के किए जाने का बोध हो। कि इसमें क्या है, कार्य के किए जाने का बोध हो आने वाले समय में। व्याकरणों ने भविष्यत काल के प्रमुखतः दो भेद माने हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। कुछ व्याकरणों ने हेतु हेतुमत भविष्यत काल का भी उल्लेख किया है। भविष्य काल के सामान्य तीन भेद हैं। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य में होने का बोध हो वह क्या है, सामान्य भविष्यत काल है। रमा दिल्ली जाएगी, श्याम खेलेगा, मैं रंजना से मिलूंगी। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने या करने की संभावना का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, संभाव्य भविष्यत काल। संभव है कल राम लौट आए, लगता है वह कल पुस्तक ले आएगी। यहाँ पे क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है आने वाले समय में कार्य के होने की। संभाव्य भविष्यत काल से अनुमान, अनुमति, इच्छा, आशीष, आदेश जैसे भावों का बोध होता है। ध्यान दें, संभाव्य भविष्यत काल में अनुमान, अनुमति, इच्छा, आशीष, आदेश इन भावों का क्या होता है, तो बोध होता है। जैसे अब मैं यहाँ से जाऊँ, अनुमति मांगी जा रही है। संभव है वह कल बाहर हो, अनुमान लगाया जा रहा है ईश्वर आपका कल्याण करे। इच्छा की जा रही है दीर्घायु हो, आशीष दिया जा रहा है तुम कल उससे मिलना, आदेश दिया जा रहा है। हेतु हेतुमत भविष्यत काल, जिस क्रिया से भविष्य में किसी कार्य के होने या न होने की किसी कारण विशेष पर निर्भर होने का बोध हो। जैसे भूतकाल में हेतु हेतुमत, भूतकाल में क्या था, तो जो बीत के समय में किसी कारणवश कार्य के संपन्न न होने का बोध था, तो यहाँ पे क्या है, भविष्य में किसी कार्य के होने या न होने के किसी कारण विशेष पर निर्भर होने का बोध यहाँ पे होता है। यदि वह बुरी आदतें छोड़ देगा तो तब सभी उसे पसंद करने लगेंगे। यहाँ पे क्या है, होगा, अगर वह ऐसा कर देगा, ये शब्द यहाँ पे आएंगे। यदि वह समय रहते इन स्थितियों को समझ लेगा तो उसकी राह आसान हो जाएगी। विभिन्न कालों के भेदों की बारीकी को इन उदाहरणों से हम समझते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। जैसे सामान्य वर्तमान में रंजना पढ़ती है, सामान्य भूत में रंजना पढ़ी, सामान्य भविष्यत में रंजना पढ़ेगी। तात्कालिक, अपूर्ण वर्तमान में रंजना पढ़ रही है, अपूर्ण भूत में रंजना पढ़ रही थी और संभाव्य भविष्यत में शायद रंजना पढ़े। संदिग्ध में रंजना पढ़ती होगी, संदिग्ध भूतकाल में रंजना पढ़ रही होगी, रंजना पढ़ चुकी होगी। वैसे ही पूर्ण वर्तमान काल में रंजना पढ़ी है या रंजना से पढ़ा गया है और पूर्ण भूतकाल में रंजना पढ़ी थी। संभाव्य वर्तमान काल, रंजना पढ़ती होगी, आसन्न भूतकाल रंजना पढ़ी है और हेतु हेतुमत भूतकाल, यदि पुस्तकें होती तो रंजना पढ़ती, और हेतु हेतुमत भविष्यत काल, यदि वह परिश्रम करेगी तो अवश्य सफल होगी। अब बात करते हैं दोस्तों वाच्य के बारे में। किसे कहते हैं वाच्य, तो वाच्य किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव इनमें से किसकी प्रधानता है इसका बोध कराते हैं। वाच्य क्या है, तो किसी वाक्य में क्या है, कर्ता या कर्म या भाव किसकी प्रधानता वाक्य में है इसका जो बोध कराते हैं वह क्या है, वाच्य कहलाते हैं। वाच्य से किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया में होने वाले परिवर्तन का ज्ञात होता है। तो कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया में जो होने वाला परिवर्तन है उसका ज्ञात किससे होता है, तो वाच्य से होता है। जैसे अंजना पुस्तक पढ़ती है, कर्ता के अनुसार क्या है, क्रिया हो रही है तो यह क्या है, कर्तृवाच्य हो गया। अंजना के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। अंजना से पढ़ा नहीं जाता, भाव के अनुसार क्रिया हो रही है तो यहाँ पे क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। अब बात करते हैं वाच्य के भेद के बारे में। तो वाच्य के तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हमें जानना बहुत आवश्यक है। कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है। वाक्य का उद्देश्य
क्रिया का कर्ता होता है। कर्ता के जो लिंग वचन पुरुष के कर्ता का लिंग वचन पुरुष के अनुसार ही क्रिया के लिंग और वचन पुरुष परिवर्तित होते हैं। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग इसमें होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्म के अनुसार क्रिया होती है। कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन पुरुष परिवर्तित होते हैं। जैसे संजय के द्वारा, कर्ता करण कारक अन्य पुरुष और एक वचन, कर्म पुल्लिंग बहुवचन और अन्य पुरुष बना लिए जाए। सकर्मक क्रिया होती पुल्लिंग बहुवचन और अन्य पुरुष। केवल सकर्मक क्रियाओं का इसमें प्रयोग होता है और कर्मवाच्य क्या है, निषेधात्मक नहीं होते हैं। इसमें क्या उपयोग किया जाता है, से के द्वारा प्रसर्गों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं, उसके द्वारा गाया जाता है और उससे गाया जाता है। अब बात करते हैं भाववाच्य। भाव के अनुसार क्रिया होती है, भाव की प्रधानता होती है। केवल अकर्मक क्रियाओं का ही इसमें प्रयोग किया जाता है। से के द्वारा प्रसर्गों का यहाँ पर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे उसके द्वारा गाया नहीं जाता। भाववाच्य में क्रिया स्वतंत्र वह न कर्ता के अधीन है न कर्म के अधीन है। ठीक है, भाववाच्य में क्रिया क्या है, स्वतंत्र है, वह न कर्ता के अनुसार है और न कर्म के अनुसार। क्रिया का कर्ता अज्ञात होने या उसके व्यक्त करने की आवश्यकता न होने पर क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, जैसे उदाहरण से समझते हैं, चोर पकड़ा गया। यहाँ पे क्या बताया गया, तो क्रिया का कर्ता जब पता नहीं होता हमें या उसके व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। जैसे चोर पकड़ा गया। औपचारिक पत्रों, कानूनी भाषा और सरकारी पत्रों में हमेशा कर्मवाच्य ही होता है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, जैसे उदाहरण है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आज भारत बंद रहेगा। अभिमान से कही गई बात में भी क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। जैसे उसे बुलाया गया। असमर्थता की अभिव्यक्ति में क्या होता है, तो भाववाच्य होता है। वृद्ध से चला नहीं जाता। भाववाच्य की क्रियाएं सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है। ध्यान देने की बात है, भाववाच्य की क्रियाएं सदैव क्या होती हैं, अन्य पुरुष में होती हैं, पुल्लिंग और एक वचन में होती हैं। द्विकर्मक क्रियाओं के कर्मवाच्य में मुख्य कर्म उद्देश्य होता है और गौण कर्म यथावत रहता है। जैसे पुलिस के द्वारा चोर को दंड दिया जाता है। द्विकर्मक क्रियाओं में क्या होता है, तो कर्मवाच्य में मुख्य कर्म तो उद्देश्य होता है और गौण कर्म यथावत रहता है। उदाहरण जैसे हमने समझा, तो पुलिस के द्वारा चोर को दंड दिया जाता है। अब वाचक परिवर्तन कैसे किया जाए, इसको जानना जरूरी है। तो बात करते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन करें। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता के साथ करण कारक से और के द्वारा प्रसर्गों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, मुख्य कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण भी किया जाता है। जैसे मनोज पतंग उड़ा रहा है, यह तो क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो मनोज के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, यह क्या हो गया, कर्मवाच्य। सच्चे मित्र बुरे वक्त में सहायक होते हैं, यह तो क्या है, कर्तृवाच्य हो गया। सच्चे मित्रों के द्वारा बुरे वक्त में सहायता की जाती है, यह क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाए, कर्ता के साथ आवश्यकता अनुसार प्रसर्गों का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाया जाता है। कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्रिया का निर्धारण किया जाता है। भूतकाल की सकर्मक क्रिया होने पर कर्म के वचन के अनुसार क्रिया का निर्धारण होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं, यहाँ पे सीता के जैसे के द्वारा भाषण दिया गया, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सीता के द्वारा भाषण दिया गया, यह क्या है, कर्मवाच्य है। यदि हम इसको कर्तृवाच्य में बदलें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीता भाषण देती है। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन, कर्ता के साथ से के द्वारा प्रसर्गों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया और अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। निषेधवाचक
भाववाच्य अधिक प्रचलित होते हैं। वाक्य में भाव की प्रधानता का ध्यान रखा जाता है। भाववाच्य में क्या किया जाता है, तो भाव की प्रधानता का ध्यान रखा जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, वह क्षण भर भी चुप नहीं रह सकती। यह क्या है, कर्तृवाच्य हो गया। यदि हम इसको भाववाच्य में परिवर्तित करें तो उससे क्षण भर भी चुप नहीं रहा जाता। यह क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। वह जमीन पर लेट नहीं सकता। यह क्या है, कर्तृवाच्य हो गया। अगर हम इसे कर्मवाच्य में बदलते तो उसके द्वारा जमीन पर लेटा नहीं जाता। अब यहाँ पे भाववाच्य में है तो उससे जमीन पर लेटा नहीं जाता। आइए चलें, कर्तृवाच्य हो गया। आओ चला जाए, ये क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का सत्र। मैं आशा करती हूँ कि यह सत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपके लिए यह सत्र उपयोगी रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।